Hi everyone and dear students, myself Ashutosh Singh. Welcome you all in the Arya Academy channel. In subjects of biology, today we are going to learn some interesting topics. So let's start with very interesting chapter, that is cell structure and organization from 11th standard Maharashtra board. तो स्टूडेंट्स, मैंने 4 कंटेंट्स बनाए हैं और इन्हीं 4 कंटेंट्स के बेसिस पे हम इस चैप्टर्स के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला वाला है हमारा टॉपिक जो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है और इसमें हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल। तो जनरली आप लोगों को मालूम होगा कितने टाइप्स के सेल होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और थर्ड पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल में अगर आपको टाइप्स ऑफ सेल्स पता चल जाएंगे तो सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स तो होते होंगे जो हमारे बॉडी और ऑर्गेनिजम्स को फंक्शंस को परफॉर्म करते होंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या क्या हैं, तो इस टॉपिक नंबर 3 में हम लोग स्टडी करेंगे। फोर्थ वाला जो टॉपिक है वो जनरल नॉलेज है। इसमें डेली बेसिस पे आपके अराइज होने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। Dear students, let's start with the first topic, that is cell biology and it is called as a cytology also। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा साइटोलॉजी क्यों कहा जाता है बायोलॉजी को। तो सबसे पहले कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से आए होते हैं 10th के बाद में और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी रहते हैं। तो सेल जो है, सेल का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं और इसी कोशिका के बारे में हमें ब्रीफ में स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम सेल या कोशिका कहते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है या क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, इसको डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसका सबसे डेफिनेशन हम देखते हैं। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा जो सेल होता है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है। ये किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो dear students, come to the second point, the term cell derived from Greek word cella। अब ये जो सेल है, जो टर्म मैंने जो वर्ड लिया है सेल, ये कहाँ से डराइव किया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड, उसका नाम है सेला और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट है, Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell in the year 1665 in Quercus plants। तो रॉबर्ट हुक ऐसे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में, और जिस पौधे में, जिस कॉर्क में उन्होंने खोज की थी, उस प्लांट का नाम था क्वेस्कस प्लांट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ये देखने मिलता है, द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वॉज अ डेड सेल। जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका, जिस सेल्स की खोज की थी, वो क्या था? डेड सेल था, वो मृत कोशिका थी। लेटर ऑन लिविनहुक डिस्कवर्ड लाइव सेल्स इन प्रोटोजोआ। उसके बाद में एंटोन वॉन लिविनहुक वाज अ साइंटिस्ट। ऐसे एंटोन वॉन लिविनहुक वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल इन अ प्रोटोजोआ। ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइव सेल्स को क्या किया था? डिस्कवर किया था। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में या फिर डेली बेसिस पे। अगर आपसे आपके टीचर्स पूछे कि सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपके मन में हमेशा एक ही नाम आना चाहिए, एक ही साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए और रॉबर्ट हुक का नाम आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो लाइव सेल है या डेड सेल। अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा हु डिस्कवर्ड लाइव सेल फर्स्ट, तो आप लोग रॉबर्ट हुक का नाम न लिख के लिविनहुक का आपको नाम लिखना होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन 1881। रॉबर्ट हुक ऐसे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था, और ये न्यूक्लियस को किस में खोजा था? उन्होंने सेल में खोजा था। कब खोजा था? 1881 में डिस्कवर किया था उन्हें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, एज सेल थियरी and definition of cell has given by Schwann and Saliden in 1839। जो सेल थियरी है, सेल थियरी क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये डेफिनेशंस श्वान एंड सलाइडन ने ही दिया था। कब दिया था? 1839 में दिया था। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सलाइडन in 1838 examined the number of plants
and concluded that various tissues of plants are composed of different types of cells. तो सलाइटन ने 1838 में ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं, उनके जो ऊतक होते हैं, वह एक ही टाइप्स के सेल से बने नहीं होते, वह अलग अलग सेल से बने होते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स. Theodor Schwann in 1839 proposed that cells are bound by thin membrane. He also explained about existence of cell wall as a unique character. शॉन ने 1839 में एक थिन मेम्ब्रेन बताया, और ये थिन मेम्ब्रेन किसका बताया उन्होंने कि एक सेल होता है, जो सेल होता है वो चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और यही जो थिन मेम्ब्रेन है उसको उन्होंने बोला सेल वॉल. उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल वॉल नाम दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल. तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में जितने भी एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कहा गया? प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कहा गया. ये इमेज आप लोग देख सकते हैं. ये पहला इमेज वही है जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी की थी, और ये जो सेल्स था वो डेड सेल था. Dear students, come to the next subtopics, that is postulates modern cell theory. Postulates of modern cell theory, in that the first point is all living organisms are made up of cell. जितने के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. मैं आप लोग को बता दूं, जब मॉडर्न सेल थियरी है, ये मॉडर्न सेल थियरी शॉन और सलाइडन ने दी थी 1839 में. इसके भी एक मज़ेदार किस्से हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. 1839 में शॉन और सलाइडन डिनर कॉफ़ी कर रहे थे. तो डिनर कॉफ़ी में उन्होंने एक दूसरे के मतलब अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स एक दूसरे से शेयर किए, और शेयर करने के बाद में उन्होंने मॉडर्न सेल थियरी बताई थी. और मॉडर्न सेल थियरी में सबसे पहला पॉइंट ये था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. दूसरा वाला पॉइंट था, जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया सेल का, वो सेकेंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट ये था कि शॉन और सलाइडन ने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं उनका स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति. लेकिन ये उनका स्टेटमेंट गलत साबित हुआ, और उसके बाद में उसकी जगह दूसरा स्टेटमेंट आया, उसको भी हम देखते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सेल कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड्स. सेल के पास एक क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं. कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं देखते हैं. पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. DNA or RNA are present. DNA present in the nucleus and RNA synthesize. RNA का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है, बट ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डीएनए कहाँ लोकेट करता है, तो आप बोलोगे डीएनए लाइज इन द न्यूक्लियस. इफ दे आस्क where RNA located, तो आप लोग बोलोगे RNA located in the cytoplasm. बट अगर आपसे कोई पूछे RNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप लोग बोलोगे RNA का सिंथेसिस न्यूक्लियस में ही होता है. जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर डीएनए होता है, और उसी डीएनए के थ्रू इस RNA का सिंथेसिस होता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स. Total activities of cell are responsible for activities of an organisms. जो टोटल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो पूरी एक्टिविटीज़ होती है सेल की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो एक किसी ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड होती है. बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ अलग होती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिविजन्स. तो यही वाला टॉपिक है जो शॉन और सलाइडन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, और उन्होंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं उनका एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, बट इट वाज इनकरेक्ट, ये गलत था. तो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वेदर इट इज़ अ एनिमल सेल और वेदर इट इज़ अ प्लांट सेल. द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी.
तो जैसा आप लोगों को मालूम है, सेल जो होती है, जो कोशिका होती हैं, उसमें क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन होता है। बिना नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दो ही टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहला वाला सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होता है और दूसरा वाला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियस के साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें वेल डिफिनाइड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी द माइटोकॉन्ड्रिया हियर इन द यूकैरियोटिक सेल and you can never see the nucleus and the mitochondria in the prokaryotic cell. Dear students, तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो जनरली हमने प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हमने बैक्टीरिया लिया है और ये बैसिलाई बैक्टीरिया है। एज यू कैन सी हियर, इट इज़ द बैसिलाई बैक्टीरिया। और ये जो बैसिलाई बैक्टीरिया होता है ये ओवल एंड रॉड बॉडी शेप्ड होता है, ओवल शेप होगा और जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रॉड बॉडी होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 लेयर होते हैं। तो सबसे पहला इनर लेयर कौन सा होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद में जो मिडल लेयर है वो सेल वॉल होगा एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द अपर लेयर, जो अपर लेयर आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी हियर व्हाट आई एम मेकिंग हियर, दिस इज कॉल्ड एज अ जिलेटिन कैप्सूल। इसको हम जिलेटिन कैप्सूल्स कहते हैं और ये ग्लाइकोकैलेक्स से बना होता है। ये हर एक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता, हर एक सेल्स में नहीं होता है, जनरली किसी किसी सेल्स में होता है, जैसा कि बैसिलाई सेल्स में प्रेजेंट है। तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा जो सेल्स होता है इस सेल को ड्राई होने से बचाता है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, दैट इज़ द मेसोजोम्स। आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड कुछ इनफोल्डिंग्स दिख रही है, तो ये इनफोल्डिंग्स को मेसोजोम्स कहते हैं। इन मेसोजोम्स के पास में एक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है और इसी एंजाइम्स से क्या करते हैं वो लोग, एनर्जी का प्रोडक्शंस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं तो ये लोग एनर्जी का प्रोडक्शंस कैसे करते हैं, ये मन में आपके सवाल आना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, मेसोजोम से ही क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शंस करते हैं। और इसमें कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, एज यू कैन सी हियर। सो ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स होता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रैन्यूल्स टाइप में होते हैं और ये जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप्स के राइबोसोम्स हैं। बिसाइड्स क्रोमोसोमल डीएनए, मैनी बैक्टीरिया शोज प्लाज्मिड्स विच आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कैरिंग फ्यू जीन्स। जैसे कि आप लोग प्लाज्मिड्स देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर, प्लाज्मिड इज हियर। सो प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है और जो कि हर एक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये किसी किसी सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इनके पास 3 जेनेटिक जीन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इनका जीन्स होता है एफ प्लाज्मिड्स होता है, जिसको हम एफ जीन्स भी कहते हैं। दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। जो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, इसी एफ प्लाज्मिड या एफ जीन्स के थ्रू होता है। सेकेंड वन है आर प्लाज्मिड या आर जीन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और थर्ड है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, इवन 12th स्टैंडर्ड में भी अवेलेबल नहीं है। तो कोल प्लाज्मिड को कोल जीन भी कहते हैं। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलिसाइन। तो कॉलिसाइन क्या है, कॉलिसाइन इज अ केमिकल सिक्रेटेड बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। एक केमिकल होता है जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, उससे ये कोप्लाज्मिड या कोजीन क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता। Dear students, come to the next subtopics, that is structural explanation of bacterial cell. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक्स है outer layer is a gelatinous capsule also known as glycocalyx. इसको हम ग्लाइकोकैलेक्स से नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो जिलेटिनस कैप्सूल्स होता है ये ग्लाइकोकैलेक्स से ही बना होता है, विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। ये क्या करता है, सेल को ड्राई होने से बचाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
मिडल लेयर इज अ सेल वॉल। जो मिडल लेयर होता है वो सेल वॉल होता है और ये किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। बट ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो म्यूरिन से बना होता है। इनर लेयर इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द नेक्स्ट इज इनसाइड द सेल देयर इज अ साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं एंड all the organelles present in the nucleus in eukaryotic cells are present in the cytoplasm। जैसा कि आप लोगों को मालूम है जो क्रोमोसोम्स होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं। तो इनके जो क्रोमोसोम्स होंगे, इनके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। The next point is DNA is attached with mesosomes and plasma membrane during cell division। अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया जो डीएनए था, डीएनए सेल डिविजन्स के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेसोसोम से अटैच्ड हो जाता है क्योंकि मेसोसोम्स के पास कुछ सेल डिवीजन की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोर्स इनफोल्डिंग कॉल मेसोसोम्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के पास कुछ इनफोल्डिंग्स होती है और उसी इनफोल्डिंग्स को मेसोसोम्स कहते हैं विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो मेसोसोम्स है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था मेसोसोम एक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इसके क्या क्या फंक्शन है। तो ये क्या करता है, सेल वॉल जो मिडल लेयर था सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, डीएनए आपको मालूम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसका रेप्लिकेशन का मतलब होता है इसका कॉपी बनाना। मतलब क्या करना है, जैसे आप जेरोक्स मशीन पे जाते हो जेरोक्स निकालने, तो आपको ओरिजिनल कॉपी का एक डुप्लीकेट कॉपी का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे ही डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसका एक कॉपी का फॉर्मेशन होता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब सेल का फिजन्स होगा, जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो उनका बाइनरी फिजन्स होता है। बाइनरी फिजन मतलब टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। अगर दोनों सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो भाई दोनों के पास एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल जब तक एक रेप्लिका नहीं फॉर्मेशन होगा, मतलब दो कॉपी नहीं बनेगी उसकी, तब तो इसके पास में आ सकता है ना इसके पास में आ सकता है। और जब तक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक सेल डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Mesosomes have respiratory enzymes for respiration and it break down to release energy. It work like a mitochondria। ये स्टूडेंट्स फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता तो इनका वर्क, इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मेसोसोम्स परफॉर्म करता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इन द साइटोप्लाज्म देयर इज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड राइबोसोम्स, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को राइबोसोम्स मेंशन करके बताया था डायग्राम्स में, तो ये राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। क्या सिंथेसाइज करेगा? ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। प्रोटीन को हिंदी में कहते हैं प्रथिन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड क्रोमोसोमल डीएनए Many bacteria shows plasmid which are small circular DNA molecules carrying fusion। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो हर एक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और इनके कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है और यहाँ पे भी मेंशन किया है मैंने। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने दो ही जीन्स को मेंशन किया है क्योंकि जो थर्ड वाला जीन है ये आप लोगों के बुक में अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो जीन था वो रिप्रोडक्शंस के लिए था और सेकंड वाला जीन था वो जो एंटीबायोटिक्स के लिए था और जो थर्ड वाला जीन था वो कॉलिसिन के लिए था। कॉलिसिन क्या है? केमिकल है और वो केमिकल कौन सीक्रेट करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक इज अ पूल ऑफ नेसेसरी मटेरियल लाइक वाटर, एंजाइम्स, एलिमेंट्स एंड अमाइनो एसिड। जैसे कि आप लोगों को मालूम है इनके पास तो कोई एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो अमीनो एसिड्स तो एक्चुअली जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इनके पास जब न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो इनके सारे जो नेसेसरी एंजाइम्स होंगे या जितने एलिमेंट्स होंगे, जो अमाइनो एसिड्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वो साइटोप्लाज्म्स में ही प्रेजेंट होते हैं। Dear students, as you can see flagellum, it comes from intracellular space called flagellum, and what is the main function of that flagellum? इसका एक functions क्या है और ये क्या होता है? flagellum क्या है? flagellum is a weave like structure. weave like मतलब एक thread like structure होता है और इसका main function क्या होता है? It allow a cell to move. ये क्या करता है? एक सेल को movement provide करता है. Okay? So the next point is that pilus is external structure and it is made up of protein. As you can see in the diagram, there is a pilus. Pilus is a singular and plural is a pili. So pilus is the external structure of the prokaryotic cell. So and this pili is made up of protein. ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और आगे बढ़ें, the primary function of pili are attached bacterial cells to specific surface or other cells. इस डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मच ह्यूमन कंटेन सेल। तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर है 14 ट्रिलियन सेल्स। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं तंतुकणिका। इस तंतुकणिका का नाम किसने दिया? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये पावर हाउस ऑफ सेल्स होता है, यहीं पे क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बट हम माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने? इसको डिस्कवर किसने किया? तो बेंडा वॉज अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स के सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? तो कार्ल विल्हेम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम इन 1842। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु मेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स किसने बनाया था? तो हांस एंड जेनसेंस मेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 1519 एज यू कैन सी हियर। तो हैंस एंड जेनसेंस कौन थे? क्या आप लोगों को मालूम है? हैंस एंड जेनसेन एक फादर और सन की एक टीम थी जिन्होंने सबसे पहले 1519 में माइक्रोस्कोप बनाया था, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने भी खुद के ही बनाए माइक्रोस्कोप से क्या किया था? लाइव सेल्स की डिस्कवरी की थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।